नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम सभी बात कर रहे हैं स्टैटिक्स की। आज मैं एकदम नया चैप्टर आपके सामने लेके आया हूं जो आपके सिलेबस में दे रखा है। तो उसमें क्या दे रखा है हमें, तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता देता हूं कि हमारे आप लोग हेडिंग लगाएंगे सांख्यिकी। ठीक है, स्टैटिक्स बोलते हैं जिसे, सांख्यिकी हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा, सांख्यिकी के अंदर इस लेक्चर्स के अंदर आप लोग देखेंगे तो सांख्यिकी के अंदर जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, कुछ टर्म्स होते हैं, उन जो टर्म्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। सिंपल सी जो जैसे बारंबारता क्या होता है, कुछ वैल्यूज होती हैं जैसे, ठीक है, पराश क्या होता है, आंकड़े क्या होते हैं, बारंबारता बंटन क्या होता है, यह सब चीज़ें हम लोग इस लेक्चर्स के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों को कुछ टर्म्स के बारे में बताऊं तो सबसे पहला शब्द है, आप लोग हेडिंग बना के लिखा स्टैटिक्स के अंदर, सबसे पहले शब्द लिखेंगे आंकड़े। ठीक है, आंकड़े क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आंकड़े हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। स्टैटिक्स के अंदर जितने भी आंकड़ों के बारे में बात करता हूं, जो भी संख्याएं हैं, ठीक है, कोई भी डाटा हो सकते हैं। मान लो जनगणना के दौरान आपने जनसंख्या की, तो जनसंख्या के लिए हमने जनगणना करते समय जो डाटा लिए हैं कि किसी घर के अंदर इतने फ्रिज हैं, इतने कूलर हैं, इतने व्यक्ति हैं, इतने मैरिड हैं, इतने अनमैरिड हैं, इतने बच्चे हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, आंकड़े होते हैं। ठीक है, तो वो सब के सब आंकड़े होते हैं। तो सबसे पहले तो आंकड़े होते क्या हैं उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो आंकड़े की आपसे कोई पेपर में परिभाषा नहीं पूछेगी आंकड़े किसे कहते हैं, लेकिन आंकड़ों को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है वो हमें पता होना चाहिए, तो वो मैं लिख देता हूँ। तो आंकड़ों में सबसे पहला आंकड़े भी बोल सकते हैं, कहीं पर प्रेक्षण लिखा है तो भी आंकड़ों में ही शामिल होते हैं। कहीं पर समंक शब्द लिखा है तो भी वह आंकड़ों में होता है। ठीक है, कहीं पर प्रेक्षण लिखा आता है, कहीं पर समंक लिखा आता है, कहीं पर इंग्लिश में बोले तो डाटा, क्या बोलते हैं इसे, डाटा। कहीं पर भी आंकड़े शब्द लिखा हो, चाहे समंक शब्द लिखा हो, ठीक है, चाहे कहीं पर भी क्या लिखा हो, डाटा लिखा हो, तो सब के सब चीज़ें एक ही होती हैं। ठीक है, कहीं कहीं विचर शब्द लिखा आता है तो वह भी लिख लेता हूँ। विचर शब्द भी जो मेरे कोई भी शब्द हैं उसके बारे में हम सब के सब लिख लेते हैं। ठीक है, तो जितने भी आप लोग डाटाज कलेक्शंस करते हैं, चाहे समंक हो चाहे क्या हो, प्रेक्षण हो, सब के सब क्या हैं, डाटा हैं। अब ये जो डाटा होते हैं मोस्टली दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। सर दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, उनके नाम भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला जो शब्द लिख रहा हूँ, ठीक है, पहला जो शब्द लिख रहा हूँ वो है आपका, ठीक है, पहला जो शब्द लिख रहा हूँ प्राथमिक बोलते हैं जिसे। ठीक है, प्राथमिक आंकड़े भी बोल सकते हैं या फिर इसे मौलिक आंकड़े भी बोलते हैं। प्राथमिक या फिर मौलिक आंकड़े बोलते हैं, प्राथमिक या फिर मौलिक आंकड़े। और दूसरा जो डाटा है दैट इज कॉल्ड द्वितीयक आंकड़े। क्या कहते हैं इसे, द्वितीयक या फिर गौण आंकड़े बोलते हैं। ठीक है, द्वितीयक या फिर गौण आंकड़े बोलते हैं। आंकड़े लिखा हो, कहीं पर समंक शब्द लिखा हो, प्रेक्षण लिखा हो, विचर लिखा हो, सब के सब एक ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, और इन्हें दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक या फिर मौलिक आंकड़े, द्वितीयक या फिर गौण आंकड़े। इंग्लिश में बोले तो प्राइमरी डाटा बोलते हैं और सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। चलिए, हमारे आपको परिभाषाओं के तौर पे नहीं प्रश्न पूछ के थ्योरी के क्वेश्चन से अब बनते हैं। बिल्कुल ये थ्योरी वाला पोर्शन से रहेगा। अभी हम लोग जो 1 घंटे पढ़ेंगे पूरा का पूरा थ्योरी का ही है। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न बनता है कि सर प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं, तो सबसे पहले 1 नंबर बना के हेडिंग लिखो प्राथमिक आंकड़े। सबसे पहले 1 नंबर बना के लिखेंगे प्राथमिक या फिर मौलिक आंकड़े। हेडिंग बना के लिखें प्राथमिक या फिर मौलिक आंकड़े। बिल्कुल आप सभी लिखेंगे प्राथमिक या फिर मौलिक आंकड़े, मेरे साथ साथ लिख सकते हैं। इंग्लिश में बोले तो प्राइमरी डाटा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, प्राइमरी डाटा। ठीक है, प्राथमिक आंकड़े या फिर मौलिक आंकड़े। प्राथमिक या फिर मौलिक आंकड़े जो होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं वो अपने को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी संस्थान है, कोई भी अनुसंधान करता है, वो स्वयं यदि एकत्रित करता है डाटा तो वो क्या होता है, प्राथमिक आंकड़ा। 2 शब्द हैं, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद इन सब बातों को लिखते हैं। देखो 2 डाटा होंगे, एक तो प्राथमिक या एक द्वितीयक। प्राथमिक का मतलब खुद कलेक्ट करना,
यानी जो स्वयं एकत्रित किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। ठीक है, अब ये जो प्राथमिक आंकड़े हैं किसी व्यक्ति के द्वारा भी संग्रहित हो सकते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति के द्वारा हो सकता है, कोई अनुसंधान करता है, कोई संस्थान हो सकता है, उसके द्वारा होते हैं। दूसरा, कभी कभी व्यक्ति खुद न पहुंचकर, ठीक है, व्यक्ति खुद न पहुंचकर किसी के द्वारा संग्रहित किया जा सकता है। जैसे किसी को कहेगा भाई प्रश्नावलियां भरवा कर, ठीक है, कुछ जो एक परफॉर्मा तैयार कर देगा, उस परफॉर्मा को माध्यम से वो डाटा कलेक्ट किए जाते हैं। जैसे जनगणना के दौरान क्या होता है कि जब जनगणना होती है तो जनगणना के दौरान तो आप लोग देखते हैं जैसे मास्टर लोग लगे, जब मास्टर लोग होते हैं वो घर घर जाके एक उनको परफॉर्मा दिया जाता है, उस परफॉर्मा के अंदर वो पूरा यानी जिसे प्रश्नावली वगैरह कहते हैं। ठीक है, कोई प्रश्नावली हो सकती है, कोई उसको एक क्या कह सकते हैं, सूचना के तहत एक फॉर्म मिल जाता है, उस फॉर्म के माध्यम से खुद कलेक्ट किए जाते हैं वो प्राथमिक आंकड़े। अब जब व्यक्ति स्वयं एकत्रित करेगा ना भाई, जब व्यक्ति स्वयं एकत्रित करेगा तो वो क्या होगा, विश्वसनीय होगा। ठीक है, उसकी मतलब उसकी जो सत्यता की है वो प्रामाणिकता हो सकती है, वो प्राथमिक आंकड़े होते हैं। दूसरे आंकड़े होते हैं द्वितीयक आंकड़े। तो सर द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं? द्वितीयक आंकड़े का मतलब क्या हो गया कि जो व्यक्ति खुद एकत्रित नहीं करता है, ठीक है, यानी पहले से कहीं प्रकाशित अथवा अप्रकाशित स्रोत से। प्रकाशित का मतलब क्या हो गया सर, पहले से किसी, मान लो आपने देखा तो कोई भारत सरकार ने या केंद्र सरकार ने या फिर गैर अनुसंधान संस्थान है, उन्होंने कोई जारी किया, उन आंकड़ों को ले लिया। ठीक है, अप्रकाशित का मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि डाटा सरकार कलेक्ट तो करती है लेकिन उसको किसी के माध्यम से प्रकाशित नहीं करती हैं, उन्हें एक रजिस्टर के माध्यम में या इस कंप्यूटर के अंदर उसको सेव कर दिया जाता है, तो उनको भी कोई प्रयोग लेता है तो वह भी क्या होता है, द्वितीयक आंकड़े। और प्राथमिक आंकड़ों से और द्वितीयक आंकड़ों में प्राथमिक आंकड़े ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी इसमें ज़्यादा कोई प्रश्न बनता नहीं है, तो आप लोग प्राथमिक आंकड़ों के अंदर लिखेंगे। ठीक है, इसमें आप लोग लिखेंगे ऐसे आंकड़े जो किसी व्यक्ति संस्था, ऐसे आंकड़े जो किसी व्यक्ति संस्था अनुसंधानकर्ता या प्रगणक, जो गिनने वाला होता है, प्रगणक द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं, स्वयं एकत्रित किए जाते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। बिल्कुल, ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, जो व्यक्ति खुद कलेक्ट किए जाते हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। तो ये थोड़ा सा आप सभी के दिमाग में रहना चाहिए कि प्राथमिक आंकड़े किन्हें कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी को समझ में आया। दूसरा, ये जो प्राथमिक आंकड़े हैं, ठीक है, किस किस से खुद तो कलेक्ट करता है, कोई व्यक्ति के माध्यम से भी हो सकता है, कभी कभी क्या होता है, प्रश्नावली भरकर भी कलेक्ट करा सकते हैं। ठीक है, प्रश्नावली भरकर हो सकता है। ठीक है, कोई आप लोगों को अनुसूचियां हैं, ठीक है, उसके माध्यम से भी प्रकाशित कर सकता है। ठीक है, प्रश्नावली भर करके, या फिर आप लोग कह सकते हैं सूचकों द्वारा, ठीक है, अनुसूचियां भरवा कर भी लिए जा सकते हैं। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, प्रश्नावली भरकर या फिर अनुसूचियां, ये भी लिख देता हूँ मैं, हालांकि ये पूछने वाली बातें तो नहीं है। अनुसूचियां भरवा कर, ठीक है, अनुसूचियां भरवा कर, ओके, प्रश्नावली भरवाकर, अनुसूचियां भरवाकर, या फिर किसी विशेषज्ञों द्वारा एकत्रित किए जा सकते हैं, एकत्रित किए जाते हैं।
प्राथमिक जो आंकड़े होते हैं, ठीक है, जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं, प्राथमिक आंकड़े अधिक विश्वसनीय होते हैं। प्राथमिक आंकड़े अधिक विश्वसनीय होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा इसके अंदर कि प्राथमिक आंकड़े कोई व्यक्ति संस्थान द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं, कभी अनुसूचियाँ भरवाकर ठीक है, प्रश्नावलियाँ भरवाकर विशेषज्ञ द्वारा भी एकत्रित किए जा सकते हैं। और अधिक विश्वसनीय कौन से होते हैं? प्राथमिक आंकड़े होते हैं। दूसरा शब्द लिखेंगे 2 नंबर बना के, 2 नंबर बना के लिखना द्वितीयक आंकड़े, ठीक है, 2 नंबर लिखना द्वितीयक आंकड़े, द्वितीयक या फिर जिन्हें बोलते हैं हम लोग गौण आंकड़े, द्वितीयक या फिर गौण आंकड़े, द्वितीयक या फिर गौण आंकड़े, जिसे आप बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं? ये जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं व्यक्ति खुद कलेक्ट नहीं करता है, ठीक है, इसमें लिख दीजिए ऐसे आंकड़े जो व्यक्ति द्वारा स्वयं एकत्रित नहीं किए जाते हैं, स्वयं एकत्रित नहीं किए जाते हैं। ऐसे आंकड़े जो व्यक्ति द्वारा स्वयं एकत्रित नहीं किए जाते हैं प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं, सॉरी द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं, ठीक है, द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। ऐसे आंकड़े जो किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं एकत्रित नहीं किए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीयक आंकड़े कहा जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में लिखना है। बिल्कुल, यहाँ तक सभी ने लिख दिया, ठीक है। ऐसे आंकड़े जो व्यक्ति द्वारा स्वयं एकत्रित नहीं किए जाते हैं उन्हें द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। अब ये जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं, ठीक है, द्वितीयक आंकड़े कहाँ से संग्रहित किए जाते हैं? ठीक है, तो ये आंकड़े प्रकाशित, ठीक है, प्रकाशित स्रोत के अंदर आप लोग देखें तो प्रकाशित स्रोत के अंदर क्या क्या हो सकते हैं? ये आंकड़े जो हैं वो प्रकाशित स्रोत का मतलब क्या हुआ कि ठीक है, प्रकाशित स्रोत का मतलब पहले से कहीं ना कहीं प्रकाशित हो सकते हैं, ठीक है। तो वो हो सकता है कि आपको इसमें राज्य सरकार हो सकती हैं, केंद्र सरकार हो सकती हैं, ठीक है, पहले से कहीं ना कहीं ये क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाशित स्रोत। एक शब्द होता है अप्रकाशित स्रोत। अप्रकाशित स्रोत का मतलब कहीं ना कहीं पहले से किसी बुक के अंदर, ठीक है, उसको सेलेक्ट तो कर लिया लेकिन वो प्रकाशित नहीं हुआ, हो सकता है किसी रजिस्टर के अंदर हो, किसी कंप्यूटर के अंदर हो, तो उसमें हो सकता है। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं ये आंकड़े प्रकाशित स्रोत भी लिख लेते हैं। जैसे मैं ऐसे लिख देता सकता हूँ सरकारी प्रकाशन, ठीक है, सरकारी प्रकाशन हो सकता है, ठीक है, या फिर गैर सरकारी प्रकाशन हो सकता है, गैर सरकारी प्रकाशन, ठीक है। प्रकाशित स्रोत में गैर सरकारी प्रकाशन या सरकारी प्रकाशन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। सरकारी या फिर गैर सरकारी प्रकाशन के अंदर आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा, कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन? ये भी लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कैसे लिखते हैं? इसी तरह से, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशंस, ठीक है, अथवा में लिख दो अप्रकाशित स्रोत, अथवा अप्रकाशित स्रोत, ठीक है। ये आंकड़े अप्रकाशित का स्रोत का मतलब, ठीक है, उनको मतलब कलेक्ट तो कर लिया लेकिन प्रकाशंस नहीं किया,
तो ये अप्रकाशित स्रोत कहाँ पर होंगे, ठीक है, किसी कंप्यूटर में भी हो सकते हैं, किसी ठीक है, किसी रजिस्टर के अंदर हो सकते हैं, किसी रजिस्टर में, ठीक है, किसी रजिस्टर में, या किसी कंप्यूटर में, ठीक है, किसी कंप्यूटर में, ठीक है, ये होता है किसी रजिस्टर में, किसी कंप्यूटर में हो सकते हैं। तो ये आंकड़े प्रकाशित अथवा अप्रकाशित स्रोत से एकत्रित किए जाते हैं, एकत्रित किए जाते हैं, किए जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो द्वितीयक आंकड़े के बारे में आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, ऐसे आंकड़े जो किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं एकत्रित नहीं किए जाते हैं द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। ये आंकड़े प्रकाशित स्रोत या फिर अप्रकाशित स्रोत से, ठीक है, से एकत्रित किए जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये शब्द भी ध्यान रख लेना। अब नेक्स्ट बात करते हैं सर, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े हो गए, इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार पूछा हुआ भी है कि ऐसे कौन से आंकड़े हो जाते हैं जो पूर्व में नियोजित कार्यक्रम के लिए, ठीक है, कलेक्ट किए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, द्वितीयक आंकड़े। ऐसा भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो उसमें कह दिया कि व्यक्ति द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं वो द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं, तो गलत है। प्राथमिक आंकड़े द्वितीयक आंकड़ों से कम विश्वसनीय होते हैं, तो गलत हैं। इस तरह से थ्योरी के कुछ स्टेटमेंट भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो चाहे तो अपन लोग ये क्वेश्चंस लिख भी सकते हैं, मैं लिखवा देता हूँ। चलो, निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आ गया, पहला स्टेटमेंट, ठीक है, प्राथमिक आंकड़े द्वितीयक आंकड़ों से अधिक विश्वसनीय होते हैं, अधिक विश्वसनीय होते हैं, ठीक है, अधिक विश्वसनीय होते हैं, ठीक है। प्राथमिक आंकड़े द्वितीयक आंकड़ों से अधिक विश्वसनीय होते हैं। द्वितीयक आंकड़े प्राथमिक आंकड़ों से अधिक विश्वसनीय होते हैं, अधिक विश्वसनीय होते हैं, अधिक विश्वसनीय होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट, घर घर जाकर संग्रहित किए जाने वाले आंकड़े, घर घर जाकर संग्रहित किए जाने वाले आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं, द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। चौथा स्टेटमेंट, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, इसमें से कौन सा सही है ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो सिंपल सा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो सिंपल सा बात है, पहला स्टेटमेंट सही है। प्राथमिक आंकड़े होते हैं वो क्या होते हैं भाई, प्राथमिक आंकड़े जो होते हैं, ठीक है, प्राथमिक आंकड़े जो हैं वो क्या होते हैं, अधिक विश्वसनीय होते हैं। प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, अधिक विश्वसनीय होते हैं। ओके, आगे बढ़ें। तो ये कुछ एक शब्द ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला शब्द हो गया। अब दूसरा शब्द के बारे में अपन बात करते हैं। दूसरा शब्द लिखेंगे आप सभी, जिसे बोलते हैं परास। दूसरा शब्द लिखना परास या फिर परिसर, परास या फिर परिसर लिखा हो, ठीक है, जिसे आप लोग बोलते हैं रेंज,
परास या परिसर जिसे आप लोग रेंज बोलते हैं। क्या होता है सर परास या परिसर या रेंज? रेंज का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा प्रेक्षण, सबसे बड़ा प्रेक्षण, सबसे बड़ा प्रेक्षण माइनस ऑफ सबसे छोटा प्रेक्षण, सबसे छोटा प्रेक्षण, सबसे बड़ा प्रेक्षण माइनस सबसे छोटा प्रेक्षण। ठीक है, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा प्रेक्षण, इसे हम लोग बोलते हैं रेंज बोलते हैं। ठीक है, और इसमें एक परास गुणांक भी होता है, वह भी लिख देता हूँ। ठीक है सर, परास गुणांक का क्या होता है? परास गुणांक, परास गुणांक जो रेंज कोफिशिएंट है वो क्या होता है? रेंज कोफिशिएंट क्या होता है? तो ये लिख देना परास गुणांक के अंदर। ठीक है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा प्रेक्षण प्लस सबसे बड़ा प्रेक्षण प्लस सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटा, सबसे बड़ा प्रेक्षण बट्टा सबसे छोटा प्रेक्षण डिवाइड बाई सबसे बड़ा, सबसे बड़ा प्रेक्षण। ठीक है, सबसे बड़ा प्रेक्षण माइनस सबसे छोटा प्रेक्षण। एक बार इसको नोट डाउन करें, फटाफट नोट डाउन करें, उसके बाद एक क्वेश्चंस लिखवाता हूं भाई। ठीक है, बिल्कुल एक क्वेश्चंस लिखते हैं अपन लोग। सबसे बड़ा प्रेक्षण, सबसे बड़ा प्रेक्षण माइनस सबसे छोटा, सॉरी ये बड़ा प्लस होगा ना या माइनस होगा ना, सबसे बड़ा प्रेक्षण माइनस और यहाँ पर सबसे छोटा प्रेक्षण प्लस। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये मैंने गलत लिख दिया था भाई, सही कर देना वापस, है ना। ये माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा बट्टा में सबसे बड़ा प्लस सबसे छोटा। ठीक है, तो लिखते हैं क्वेश्चंस बिल्कुल। ठीक है, प्रश्न लिखते हैं ना, दोनों निकालते हैं। आपसे प्रश्न ये हैं, देखिएगा। प्रश्न है प्रेक्षणों, प्रेक्षणों 8, 5, 3, 7, ठीक है 43 और ये लिख दिया आपने 50। ठीक है, प्रेक्षण ये यहाँ तक आपने लिख दिया। ठीक है, और ये 2। ठीक है, प्रेक्षणों की परास तथा परास गुणांक होगा, परास गुणांक होगा। ठीक है, ये इस प्रेक्षण से दे रखी है। ठीक है, इसकी ये आप लोगों को पूछा है, ये जो प्रेक्षण है इसकी परास और परास गुणांक पूछा है। तो पहले का तो सर हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो परास निकाल लेते हैं। परास तो क्या होगा? सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। सबसे बड़ा क्या है? 50, सबसे छोटा 2, 50 में से 2 गया, आंसर 48। दूसरा परास गुणांक है। ठीक है, दूसरा क्या है? परास गुणांक। और परास गुणांक की बात करते हैं तो सबसे बड़ा क्या लिखा है? सबसे प्रेक्षण माइनस सबसे छोटा। सबसे बड़ा क्या है? 5 माइनस 2 बट्टा में सबसे बड़ा 50 प्लस का 2। तो ये कितना हुआ? ये कितना हुआ सर? ये हुआ 48 और ये कितना हुआ? 52। ठीक है, 4 से इसको काटेंगे तो 16 बार और 4 से 4 से इसको काटेंगे तो 12 बार और ये 13 बार। यही इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, यही इस प्रश्न का आंसर होगा। बिल्कुल सभी को समझ में आया। ठीक है, सिंपल सी छोटी सी बातें हैं जो अपने को दिमाग में रखनी है। ठीक है, सबसे छोटा माइनस सबसे बड़ा, यहाँ से हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। सबसे बड़ा प्रेक्षण माइनस सबसे छोटा, और ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। तीसरा शब्द लिखें, आंकड़े हो गया, परास हो गया, और तीसरा शब्द है बारंबारता। तीसरा शब्द क्या है? बारंबारता शब्द है। तीसरा शब्द है बारंबारता, जिसे आप लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तीसरा शब्द है बारंबारता। ठीक है, तीसरा शब्द है बारंबारता, जिसे आप लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या होता है फ्रीक्वेंसी? देखिएगा। ठीक है, सबसे बड़ा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब जिस प्रेक्षण की बारंबारता जितनी होगी। ठीक है, जो भी प्रेक्षण जितनी बार आता है वह उसकी बारंबारता। यानी मैं कह सकता हूँ कोई प्रेक्षण
कोई प्रेक्षण जितनी बार आता है, जितनी बार आता है, कोई प्रेक्षण जितनी बार आता है वह उसकी बारंबारता कहलाती है, वह उसकी बारंबारता कहलाती है, वह उसकी बारंबारता कहलाती है। कोई प्रेक्षण जितनी बार आता है, ठीक है, वह उसकी बारंबारता कहलाती है। कोई प्रेक्षण जितनी बार आता है वह उसकी क्या कहलाती है, बारंबारता कहलाती है। ठीक है, देखिएगा इधर कैसे, एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए भाई। मैं आपसे पूछूं कि बताओ प्रेक्षणों ठीक है, आपको कहा प्रेक्षणों 3, 8, 3, 4, 5, 3, ठीक है, 6, 3 में ठीक है, में 3 की बारंबारता होगी, 3 की बारंबारता होगी। बताओ इसमें 3 की बारंबारता कितनी होगी? तो आप लोगों का सिंपल सा आंसर है कि बताओ 3 की बारंबारता, जल्दी से बता दीजिए। इसमें आपसे पूछा है कि 3 की बारंबारता कितनी होगी। ठीक है, ठीक है, सभी ने कर लिया। इसमें सर 3 की बारंबारता पूछी है तो 3 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 3 की बारंबारता इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा सर? 4 हो जाएगा। 3 की बारंबारता कितनी है सर? 4 है। नोट बना के एक बात लिखना जो आपके पेपर में एक बार पूछा हुआ है, ठीक है, उसमें आप नोट बना के लिखेंगे, नोट बना के लिखेंगे, ठीक है, नोट बना के लिखना। बारंबारताओं के लिए बारंबारताओं के लिए मिलान चिन्ह, बारंबारताओं के लिए मिलान चिन्ह, जिसे बोलते हैं आप टेली मार्क्स, बारंबारता के लिए मिलान चिन्ह जिसे आप बोलते हैं टेली मार्क्स। बारंबारताओं के लिए मिलान चिन्ह टेली मार्क्स का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। बारंबारताओं के लिए मिलान चिन्ह टेली मार्क्स का प्रयोग किया जाता है। कैसे? देखना इधर, बारंबारताओं के मिलान चिन्ह का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, देखना इधर। जैसे यहाँ पर आप बोध करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कहा एग्जाम्पल से समझना, ठीक है, एग्जाम्पल से यदि किसी प्रेक्षण की बारंबारता, यदि किसी प्रेक्षण की बारंबारता 5 है तो उसका मिलान चिन्ह होगा, तो उसका मिलान चिन्ह होगा। ठीक है, यदि किसी प्रेक्षण की बारंबारता 5 है तो उसका मिलान चिन्ह होगा। तो कितना होगा देखना इधर, ऑप्शंस बना लेता हूं। पहला ऑप्शंस 1 2 3 4 5, दूसरा ऑप्शंस 1 2 3 4 5, तीसरा ऑप्शंस 1 2 3 4 5, चौथा ऑप्शंस 1 2 3 4 5। ओके, इस तरह से मैंने ये बना दिया। प्रश्न है यदि किसी प्रेक्षण की बारंबारता 5 है तो बताओ इसका मिलान चिन्ह क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चंस आ गया, तो ध्यान रखना आज के बाद में, ठीक है। तो इसका प्रश्न का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा। यदि किसी प्रेक्षण की बारंबारता 5 है तो उसका मिलान चिन्ह की बात करते हैं तो इसका मिलान चिन्ह कितना होगा? ध्यान रखना 1 2 3 4 5 ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। पहले इसका आंसर इसको भी मानते थे, कुछ बुक में अभी भी दे रखा है, ठीक है, लेकिन इसका जो सही आंसर है एनसीईआरटी बुक के अंदर वो इसका आंसर ये है, इस वजह से अपने को ये मानना है, ठीक है। ये एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखा है, ठीक है। और पहले राजस्थान बोर्ड के अंदर जो बुक्स चलती थी उसमें इसका आंसर इसको भी सही मानते थे, परंतु आज हम लोग सभी क्या करेंगे, इसको आंसर को सही मानेंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। तो हमेशा मतलब क्या करना है, 5 के बाद में 4 के बाद 5 हुई। मान लो मैं आपको कहता यदि बारंबारता, ठीक है, यदि बारंबारता मान लो कितनी है सर, सपोज बारंबारता मान लो बारंबारता 13 है,
ठीक है, तो उसका टेली मार्क्स कैसे होगा, इधर देखो। तो टेली मार्क्स कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। क्या बात समझ में आई। सपोज इसका टेली मार्क्स करते हैं, यदि फ्रीक्वेंसी टेली मार्क्स के अंदर आप लोगों ने देखा और यहाँ सपोज आ गया आपका कितना सर 16 आ गया, 16 आ गया, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 11 12 13 14 15 और ये 16। ठीक है, इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि ये क्या होता है टेली मार्क्स। ठीक है, और इसको सही मानना, ऊपर से नीचे की तरफ इसको सही मानते हैं। आगे बढ़े। ठीक है, तो ये शब्द हो गया आपका बारंबारता। अगला लिखते हैं अपन लोग बारंबारता बंटन। ठीक है, नेक्स्ट शब्द लिखेंगे बारंबारता बंटन। नेक्स्ट शब्द क्या है, बारंबारता बंटन, जिसे आप लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिसे आप बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट शब्द लिखना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, बारंबारता बंटन। ठीक है, बारंबारता बंटन क्या होता है सर, बारंबारता बंटन। बारंबारता बंटन का मतलब आंकड़ों को सारणीबद्ध करना। बारंबारता बंटन का मतलब है आंकड़ों को सारणीबद्ध, सारणी के अंदर टेबुलेशंस फॉर्म में। ठीक है, आंकड़ों को सारणीबद्ध मतलब टेबुलेशंस फॉर्म में सारणीबद्ध करना, टेबल के फॉर्म में आंकड़ों को सारणीबद्ध करना क्या कहलाता है, बारंबारता बंटन कहलाता है। आंकड़ों को सारणी के अंदर लिखना बारंबारता बंटन कहलाता है। और ये ध्यान रखिएगा, ये दो प्रकार से होता है, ये दो प्रकार से होता है, ये दो प्रकार से होता है। ठीक है, आंकड़ों को सारणीबद्ध करना, और ये कितने प्रकार से होता है, ये दो प्रकार से होता है। अरे सभी को समझ में तो आ रहा है ना, और सभी आप लोग लिख तो रहे होंगे ना, अच्छे से इसको लिखते रहिएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चंस हैं, थ्योरी वाला पोर्शंस है, इसमें ज़्यादा गणित है ही नहीं। ठीक है, परंतु अपने को ध्यान में रखना है कि ये क्या होता है। आपसे कोई पेपर में नहीं पूछा गया कि बारंबारता बंटन क्या होता है वगैरह, आप तो डायरेक्ट आपको ग्राफ वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। ठीक है, बस थ्योरी का क्वेश्चंस पूछ ले तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब सर ये दो प्रकार से होता था, कैसे होता है, उसके नाम भी यहाँ लिख देते हैं अपन, है ना। पहले नाम लिख देता हूँ। पहला नाम है सर असतत। असतत कह सकते हैं, या फिर अवर्गीकृत बोल सकते हैं। असतत या फिर अवर्गीकृत, या फिर असतत या अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। ठीक है, असतत या फिर अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। ठीक है, असतत या फिर अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिसकंटिन्यूस। क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस। ठीक है, डिसकंटिन्यूस या फिर अनग्रुप्ड। ठीक है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। दूसरा शब्द है सतत। ठीक है, सतत या फिर वर्गीकृत बारंबारता बंटन। ठीक है, इसे बोलते हैं कंटिन्यूस। ठीक है, या फिर ग्रुप्ड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, असतत या फिर अवर्गीकृत या अखंडित भी बोलते हैं। ठीक है, एक शब्द और है अखंडित। ठीक है, अखंडित, अखंडित, इसे बोलते हैं खंडित। सॉरी, अखंडित, इसको बोलते हैं खंडित। खंडित ये होता है अखंडित।
ठीक है, आपको तो इंग्लिश में शब्द याद रख लीजिए, डिसकंटिन्यूस या अनग्रुप्ड, ठीक है, और कंटिन्यूस वगैरह। अब ये क्या होता है, असतत या अवर्गीकृत क्या होता है उसके बारे में। तो एक नंबर बना के लिखें आप सभी, एक नंबर बना के लिखेंगे, एक नंबर बना के लिखेंगे, असतत बारंबारता बंटन, असतत बारंबारता बंटन, असतत बारंबारता बंटन यानी डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। स्पेलिंग पे मत जाना भैया ना, स्पेलिंग पे मत जाना कि गलत हो गई, सही है बिल्कुल। हम गणित पढ़ रहे हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं। डिसकंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है, असतत बारंबारता बंटन। देखिए असतत बारंबारता बंटन का मतलब क्या है, यानी सबसे पहले तो इनको अपन जो प्रेक्षण होता है उसको टेबल के फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन असतत का मतलब है कि सर इसमें वर्ग नहीं होते हैं। क्या होता है, इसमें वर्ग नहीं बनते, इसमें वर्ग नहीं बनते, इसमें वर्ग नहीं बनते। कैसे, अभी समझ में आएगा। इसमें वर्ग नहीं बनते कैसे, इधर देखना। इसमें मान लो मुझे असतत बारंबारता बंटन बनाना है, ठीक है, तो कैसे, इधर देखना। मैं टेबल बनाता हूँ। सबसे पहले तो टेबल फॉर्म में बनाना है सर, बिल्कुल सर टेबल फॉर्म में बनाना है, ठीक है। ये मैंने एक टेबल बना दी। उस टेबल के अंदर मैंने क्या किया कि यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से हम लोगों ने एक टेबल बना दी। अब इस टेबल की बात करते हैं अपन लोग। ओके, अब ठीक है, बिल्कुल। ये मैंने एक टेबल बना दी। अब इस टेबल के अंदर आप लोग देखते हैं तो मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ प्रेक्षण। यहाँ पर क्या लिख देता हूँ सर, प्रेक्षण लिख लेता हूँ, जिसे एक्स से डिनोट भी करते हैं अपन, ठीक है। इधर लिख लेता हूँ बारंबारता, इसको लिख लेता हूँ बारंबारता, जिसे मैं एफ से डिनोट करूँगा, ठीक है, जिसे हम क्या करेंगे, एफ से डिनोट करेंगे, बिल्कुल। बारंबारता और फ्रीक्वेंसी। अब बारंबारताओं में आप लोग देखें तो मान लो हो सकता है 1 नंबर 2 नंबर पे ये मैंने प्रेक्षण लिख दिया ना, यहाँ पर मैंने ये प्रेक्षण लिख दिए, ठीक है। यहाँ 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और 5 नंबर, ठीक है। अब मान लो एक जो है ना वो हो सकता है 6 बार हो, 2 हैं वो मान लो 7 बार हो, 3 है वो मान लो 1 बार हो, 4 हैं वो मान लो 2 बार हो, 5 हैं वो मान लो 4 बार हो। इस तरह से ये प्रेक्षण हो गया। इसमें वर्ग नहीं बनते। इसका मतलब क्या है, वर्ग का मतलब जैसे 1 से लेके 5 तक, फिर 6 से लेके 10 तक, फिर 10 से लेके 15 तक, इस तरह से मान लो वर्ग नहीं बनते हैं, तो ये होता है असतत बारंबारता बंटन। ये क्या होता है, असतत बारंबारता बंटन होता है। अगली बात करते हैं अपन 2 नंबर पे। अभी हम इस पे ये 2 नंबर लिखा मैंने, ठीक है। 2 नंबर आप लोग लिखेंगे, बिल्कुल 2 नंबर पे लिखना सतत बारंबारता बंटन, सतत बारंबारता बंटन, सतत बारंबारता बंटन यानी कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, कंटिन्यूस कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, ओके, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। पहली बात तो सर इसमें वर्ग बनेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें वर्ग बनते हैं, इसमें वर्ग बनते हैं, इसमें वर्ग बनते हैं। पहली बात तो इसमें क्या होता है, वर्ग बनता है। और ये 2 प्रकार से होता है, यह 2 प्रकार से, ये 2 प्रकार से बनते हैं। इसमें वर्ग बनते हैं और ये 2 प्रकार से बनते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। ये 2 प्रकार से बनते हैं, ये अपने को ध्यान में, इसमें वर्ग बनते हैं और ये 2 प्रकार से बनते हैं। अब 2 प्रकार से क्या क्या नाम होते हैं वो भी एक बार लिख देते हैं अपन, है ना। बिल्कुल, पहला नाम लिखना अपवर्जी बारंबारता बंटन, अपवर्जी बारंबारता बंटन, अपवर्जी बारंबारता बंटन। और दूसरा लिखना समावेशी बारंबारता बंटन, समावेशी बारंबारता
बंटन। अपवर्जी बारंबारता बंटन या फिर समावेशी बारंबारता बंटन। अपवर्जी का मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस इसे बोलते हैं इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, सॉरी, एक तो होता है एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस और एक होता है इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। अब एक्सक्लूसिव क्या होता है, इंक्लूसिव क्या होता है, दोनों के बारे में अपन लोग बात करेंगे। बिल्कुल, एक्सक्लूसिव जो होता है जिसे आप बोलते हैं एक्सक्लूसिव, जिसे आप अपवर्जी बारंबारता बंटन, इसमें वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा क्या होती है? एक ही होती हैं, ठीक है। इस कारण इसमें एक ही होती है, इस कारण उसके जो ऊपरी वाली सीमा को इसमें न मानते हैं, इस कारण से तो एक एक बारे में लिख ही देते हैं ना, बिल्कुल लिख ही देते हैं। तो हेडिंग बना के लिखो सबसे पहले अपवर्जी बारंबारता बंटन, ठीक है, अपवर्जी बारंबारता बंटन। अपवर्जी बारंबारता बंटन क्या होता है? अपवर्जी बारंबारता बंटन वो देखते हैं। अपवर्जी बारंबारता बंटन के बारे में देखें तो सबसे पहले तो इसके अंदर क्या होता है, चलो मैं पहले इसका टेबल ही बना लेता हूँ। पहली बात तो टेबल बनेगी, वर्ग बनेंगे, तो वर्ग बनाने के लिए मैं इस तरह से एक टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। ये इस तरह से मैंने एक टेबल बना ली, ठीक है। इधर मान लो इधर लिख लेते हैं, क्या लिखें बताओ? छात्रों की संख्या है, इधर क्या है? छात्र हैं, इधर उनके प्राप्तांक है मान लो, ठीक है। ये क्या है? प्राप्तांक है। छात्र हैं तो छात्र यहाँ से क्या कर रहे हैं? छात्र यहाँ से 1 से लेके 10 तक है। फिर क्या हो रहा है? 10 से लेके 20 तक, 1 से 10 है, या 1 से 10, 0 से 10 कर लेता हूँ, 0 से 10, 10 से 20, फिर 20 से 30 कर लेते हैं, ठीक है, 20 से 30, या 30 से 40 कर लेता हूँ, ठीक है, ये इधर, और इधर लिख लेते हैं 40 से 50, यहाँ उल्ट छात्र इधर लिख लेते हैं, इधर ये लिख लेते हैं, भाई इधर लिख लेते हैं, सही नहीं बना, ये लिख लेते हैं प्राप्तांक, और इधर लिख लेते हैं छात्रों की संख्या, ठीक है। देखना इधर अपवर्जी बारंबारता बंटन के अंदर मैंने क्या लिखा है, इधर प्राप्तांक लिख दिया। मान लो किसी क्लास के अंदर हैं और उसमें 0 से 10 वाले जो प्राप्तांक हैं, ठीक है, 0 से 10 वाले जो प्राप्तांक हैं वो देने वाले अलग स्टूडेंट हैं, और यहाँ पर 0 से 10 में मान लेता हूँ 5 जने थे, ठीक है, बिल्कुल। कितने जने हैं? 5 जने यहाँ हैं। यहाँ मान लो 15 जने हैं, यहाँ सपोज 10 जने हैं, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं ये यहाँ पर 12 जने हैं, और इधर कितने हैं? 8 जने हैं, ठीक है। ये छात्रों की संख्या है। अपवर्जी बारंबारता बंटन के अंदर मैंने क्या किया कि प्राप्तांक यानी 0 से 10 नंबर लाने वाले 5 विद्यार्थी हैं, 10 और 20 के बीच में 15 विद्यार्थी हैं, 20 और 30 के बीच में 10 हैं, और 30 से 40 के बीच में 12, और 40 से 50 के बीच में कितने हैं? 8 जने हैं। ओके, तो ये छात्र हैं। अब इसमें प्रश्न क्या बनते हैं वो अपन बात करते हैं, उससे पहले छोटे छोटे प्रश्न जो हैं उसके देखते हैं। छोटा छोटा जैसे कोई वर्ग ले लेता हूँ, ठीक है। मैं वर्ग कौन सा ले लेता हूँ? 10 से 20 ले लेता हूँ। वर्ग कौन सा लिया? 10 से 20 के लिए। वर्ग 10 से 20 के लिए बात करते हैं, तो वर्ग 10 से 20 के लिए सबसे पहले तो पहला प्रश्न इसमें कि बताओ इसमें सर निम्न सीमा क्या है। पहला प्रश्न है निम्न सीमा, लोअर लिमिट क्या है? तो लोअर लिमिट इसमें कितनी हो गई सर? 10 हो गई। लोअर लिमिट इसके लिए कितनी हो गई सर? 10 लिमिट हो गई। उच्च सीमा क्या है? दूसरा प्रश्न इसमें बनता है उच्च सीमा कितनी है? तो उच्च सीमा इसकी कितनी हो गई सर? 20 हो गई। तीसरा प्रश्न आपसे पूछता है कि बताओ इसमें बारंबारता कितनी है? बारंबारता कितनी है? तो सर आप कहोगे बारंबारता इसकी कितनी है? इस वर्ग की बारंबारता कितनी है 10 से 20 में? तो 15 हो गई। तीसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है
तीसरा प्रश्न इसमें ये पूछा जाता है कि बताओ इसका वर्ग अंतराल कितना है। ठीक है, वर्ग अंतराल कितना है। तीसरा प्रश्न वर्ग अंतराल, ठीक है, इंटरवल कितना है। वर्ग अंतराल कितना है सर, तो आप कहोगे सर लोअर माइनस, ठीक है, अपर माइनस लोअर, 20 माइनस 10 कितनी आ गई सर, 10 आ गई। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता है इसका मध्यमान कितना है। पांचवा प्रश्न है मध्यमान। तो मध्यमान निकालने के लिए क्या करोगे सर, मध्यमान निकालने के लिए क्या करना, ये जो इसकी हाईएस्ट लोवेस्ट 10 + 20 बट्टा में 2 कर देना, कितना आ जाएगा सर, 15। ध्यान रखना ये जो वर्ग मान है, ठीक है, इसी को हम वर्ग चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वर्ग चिन्ह शब्द बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा हुआ है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना आप, है ना, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। वर्ग चिन्ह निकालिए, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करना है, मध्यमान ही क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है। बिल्कुल मध्यमान ही क्या होता है, इसका वर्ग चिन्ह होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। लिख दिया आप सभी ने। अब देखो इसके अंदर ध्यान रखना है, अपवर्जी बारंबारता बंटन के अंदर इसमें क्या होता है, 0 से 10 है, तो इसमें वर्ग की जो ऊपरी सीमा होती है उसको अगले वर्ग की निम्न सीमा एक ही है। देख लो, इसमें वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा एक ही है। क्या ये बात भी लिखवा देता हूँ, ठीक है, चलो लिख ही देते हैं, इस बात को भी लिख दीजिए। ठीक है, इसमें नोट बना के मैं लिख ही देता हूँ। इसमें वर्ग की ऊपरी सीमा, इसमें वर्ग की ऊपरी सीमा तथा अगले वर्ग की निम्न सीमा एक ही होती है। इसमें वर्ग की ऊपरी सीमा तथा अगले वर्ग की निम्न सीमा एक ही होती है। दूसरी बात इसमें एक और नोट बना के लिख लेना, इसमें वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा एक ही होती है। इसमें वर्ग की ऊपरी सीमा को उस वर्ग में नहीं माना जाता है, इसमें वर्ग की ऊपरी सीमा को उस वर्ग में नहीं माना जाता है। इस कारण इसे अपवर्जी, ठीक है, बारंबारता बंटन कहा जाता है। इस कारण इसे अपवर्जी बारंबारता बंटन कहा जाता है। ठीक है, इसमें वर्ग की ऊपरी सीमा तथा अगले वर्ग की सीमा एक ही होती है, और इसमें वर्ग की ऊपरी सीमा उस वर्ग में नहीं मानी जाती है। ठीक है, नहीं, इसमें वर्ग की ऊपरी सीमा उस वर्ग में नहीं मानी जाती है, इस कारण इसे अपवर्जी बारंबारता बंटन कहा जाता है। ठीक है, सभी ने ये लिख दिया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँगा। लिख दिया आप सभी ने। देखिएगा इधर 2 नंबर लिखें आप लोग, समावेशी बारंबारता बंटन। 2 नंबर लिखना, समावेशी बारंबारता बंटन, समावेशी बारंबारता बंटन। ठीक है, 2 नंबर पे लिखने का समावेशी बारंबारता बंटन। सर समावेशी बारंबारता बंटन क्या होता है। ठीक है, समावेशी बारंबारता बंटन की आप लोग बात करें तो मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं पहले। ठीक है, यहां पर लिख दिया मैंने वही प्राप्तांक, इधर वही छात्रों की संख्या, छात्र। ठीक है, प्राप्तांक में देखेंगे तो उधर देखो, यहाँ 1 से 10 होगा, फिर 11 से 20 होगा, फिर 21 से 30 होगा, फिर 30 से 40 होगा,
ठीक है, ये हो जाएगा आपका 31 से 40 है ना, 41 से 50। ओके, अगेन छात्रों की संख्या की बात करें तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ 10 लिख दिया, यहाँ 8 लिख दिया, ठीक है, इधर मान लो 12 लिख दिया, इधर आपने 15 लिख दिया, इधर 5 लिख दिया। ओके, तो ये आप सभी ने लिख दिया। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले तो आप लोग देखें तो इसमें बात लिख सकते हैं आप लोग, नोट बना के इसमें लिख ही सकते हैं कि सर इसमें वर्ग की ऊपरी सीमा को, इसमें वर्ग की ऊपरी सीमा को उसी वर्ग में माना जाता है, उसी वर्ग में माना जाता है। इसमें वर्ग की ऊपरी सीमा को उसी वर्ग में माना जाता है। दूसरा, इसमें वर्ग की ऊपरी सीमा, इसमें वर्ग की ऊपरी सीमा तथा अगले वर्ग की निम्न सीमा, अगले वर्ग की निम्न सीमा में एक का अंतर होता है, एक का अंतर होता है। इसमें वर्ग की ऊपरी सीमा तथा अगले वर्ग की निम्न सीमा में एक का डिफरेंस होता है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात है जो अपने को ध्यान में रखना है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट की बात है। ठीक है, तो ये बारंबारता बंटन हो गया। नेक्स्ट शब्द आता है, लास्ट शब्द है संचयी बारंबारता बंटन। ठीक है, लास्ट शब्द आता है संचयी बारंबारता। अच्छा, दूसरा एक बात बता देता हूँ, संचयी बारंबारता, ये जो समावेशी बारंबारता बंटन होता है ना, इसको जब भी हम, हालांकि अपने को सॉल्व नहीं करना है ना, पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, परंतु ये जो समावेशी बारंबारता बंटन है इसको अपवर्जी बारंबारता बंटन में बदलते हैं। ठीक है, ध्यान रख लेना, नोट बना के लिख ही देता हूँ। ठीक है, समावेशी प्रश्नों को हल करते समय, ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति के अपने कोर्स में नहीं है बात, नहीं, केंद्रीय प्रवृत्ति माप के प्रश्नों को हल करते समय समावेशी को अपवर्जी में बदला जाता है, अपवर्जी में बदला जाता है। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के प्रश्नों को हल करते समय जैसे माध्यिका वगैरह निकालते हैं ना, तो उस समय इसको अपवर्जी में बदला जाता है। अगला शब्द लिखे संचयी बारंबारता बंटन। संचयी बारंबारता बंटन जिसे बोलते हैं आप लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। कम्युलेटिव, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, संचयी बारंबारता बंटन, जिसे आप लोग CF बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CF बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CF। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, संचयी बारंबारता बंटन। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, संचयी बारंबारता बंटन क्या होता है, इधर देखना। ये संचयी बारंबारता बंटन का मतलब, ठीक है, संचयी बारंबारता बंटन जो होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, संचय का मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों के लिए निकालता हूँ। पहले निकालता हूँ एक नंबर, असतत बारंबारता बंटन। ठीक है, असतत बारंबारता बंटन के लिए CF, असतत बारंबारता बंटन के लिए CF। ठीक है, असतत बारंबारता बंटन के लिए CF कैसे, इधर देखना। असतत बारंबारता बंटन के लिए CF कैसे निकालते हैं? यहाँ है प्रेक्षण 1 2 3 4, ऐसे लिख देता हूँ। ओके, और यहाँ पर
जैसे मैंने ये लिखा। यहाँ तो लिख लेते हैं अपन प्रेक्षण और यहाँ लिख लेते हैं बारंबारता। ठीक है, जिसे आप लोग एक्स और एफ कहते हैं ना। ओके, यहाँ पर बात करते हैं तो जैसे 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 4, ये 1, ये 2, ये लिख दिया। अब मुझे इसकी सी एफ ज्ञात करनी है। कैसे निकालते हैं इधर देखना। सी एफ का मतलब क्या होता है? सी एफ का मतलब संचय करना। ठीक है, सी एफ का मतलब क्या होता है? संचय करना। तो सबसे पहले एक तीसरा ब्लॉक बनाएंगे। ऐसे ही सी एफ निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं? तीसरा ब्लॉक बनाते हैं। अब तीसरा ब्लॉक बनाने के लिए यहाँ पर लिखेंगे आप लोग सी एफ। क्या लिखेंगे? सी एफ। अब सी एफ का मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, संचयी बारंबारता, संचय करते जाना। 6 को 6 लिख दीजिए। अब इस 6 के अंदर 7 जोड़ो सर, 13 होता है, 13 लिख दो। 13 के अंदर 4 जोड़ो सर, 17 होते हैं। 17 के अंदर 1 जोड़ो, 18 होते हैं। 18 के अंदर 2 जोड़ो, 20। तो इसकी सी एफ ऐसे निकालते हैं। इसके लिए क्या करते हैं अपन? इस तरह से सी एफ कैलकुलेट करते हैं। किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, इस तरह से आप लोग सी एफ कैलकुलेट करते हैं। चलें आगे बढ़ें। तो सर यहाँ पर एक आध क्वेश्चंस की बात करते हैं अपन। देखना, एक मैं प्रश्न लिख रहा हूँ जिसमें आप लोगों को सी एफ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मेरे पास प्रश्न है, लिखें आप लोग। ये है, इस तरह से दे रखा है। अगले पेज पे लिख लेता हूँ, ये लो। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने ये लिखा है प्रेक्षण, ये लिखा है बारंबारता और यहाँ पर लिख दिया है सी एफ। ओके, इधर लिखा है 1 2 3 4, ठीक है, 5 6। ओके, ये लिखा है आपके 12, ये है बी, ये है 10, ये है डी, ये है ई, ये है 2 और यहाँ लास्ट में लिखा है जी बराबर 50। इधर लिखा है ए, ये है 25, ये है सी, ये है 43, ये है 48। इधर लिख दिया एफ। बताओ इसमें ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ये सभी वैल्यू क्या होगी? सी एफ दे रखा है। सिंपल सी बात है। पहले तो मुझे बताओ यहाँ पर, ठीक है, 12 है तो यहाँ पर सर 12 ही आएगा। ठीक है, 12 आएगा। 12 के अंदर, ठीक है, ये फिर इसमें ये इसमें जुड़ेगा भाई, 12 में बी जुड़ेगा तो ये आएगा। 12 प्लस बी बराबर कितना है सर? 25 है। तो इट्स मीन बी का मान कितना आ जाएगा सर? बी का मान कितना आ जाएगा? तो सर 25 में से 12 घटाऊंगा 13, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर? 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 13। अब यहाँ पर 25 के अंदर 10 जोड़ेंगे तो सर ये कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 35। 35 के अंदर डी जुड़ेगा। जब 35 के अंदर डी जुड़ेगा तो 43 आएगा। तो इसका मतलब क्या है गया सर? डी बराबर कितना हो जाएगा सर? डी बराबर हो जाएगा 43 माइनस 35 यानी 8। डी का कितना मान आ जाएगा सर? 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8। 43 के अंदर ई जोड़ा तो 48 हो जाएगा। ठीक है, 43 के अंदर ई जोड़ा तो 48 हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ देते हैं 43 प्लस का ई बराबर 48। तो बताओ ई का मान कितना आ जाएगा सर? ई का मान आ जाएगा 5। तो यहाँ पर ई का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 48 के अंदर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर? 50 आ जाएगा। 48 के अंदर 2 जोड़ते कितना आ जाएगा? 50। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। बिल्कुल सभी को समझ में आया। सिंपल सा आप लोगों को वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। अब हम लोग बात करेंगे क्या? अब हम जो बात करेंगे ये तो था असतत बारंबारता बंटन। ये तो क्या था? असतत बारंबारता बंटन का शेप कैलकुलेट करना। अब अपन बात करते हैं किसके? 2 नंबर लिखे। ठीक है, असतत हो गया। अब बात करते हैं अपन सतत। ठीक है, सतत बारंबारता बंटन। ठीक है, सतत बारंबारता बंटन के लिए, सतत बारंबारता बंटन के लिए सी एफ। सतत बारंबारता बंटन के लिए सी एफ। सतत में भी कौन सा? सतत में भी कौन सा लोगे? अपवर्जी लेंगे। ठीक है, अपवर्जी लेंगे
तो अपवर्जी के अंदर देखिएगा यहाँ पर ये और फिर ये, एक सेकेंड गलत बना दी, ये लो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये है आपका प्रेक्षण, या प्रेक्षण न लिख के मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। प्राप्तांक इधर लिख लेते हैं अपन, छात्र। प्राप्तांक में भी क्या है, यहाँ से आपने लिखा 0 से 10, ठीक है सर, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, ये हो जाएगा 30 से 40 और 40 से 50, ओके। इधर प्रेक्षणों की संख्या की बात करें तो 5 हो गए, 8 हो गए, ये 10 हो गए, ये 12 हो गए, ये आपने और कोई लिख दिया 15, ओके, ये लिख दिया। अब इसमें भी सतत बारंबारता बंटन के लिए शेप की कैलकुलेशंस के हम लोग करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है इधर देखना, यहाँ पर बात करते हैं अपन सतत बारंबारता बंटन के लिए शेप, जिसके अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। दो प्रकार से होता है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, एक तो लिख लेता हूँ से कम संचयी बारंबारता, तो 10 से, इधर ऐसे लिख लेता हूँ से कम संचयी बारंबारता, से कम CF, ठीक है। एक तो है से कम में देखना इधर कैसे बना रहा हूँ मैं, यहाँ से एक बार समझ लिए, लिखना बाद में आप लोग, है ना। से कम तो 10 से कम लिखता हूँ, ठीक है, इधर लिख लेता हूँ से कम, इधर लिख लेते हैं CF। 10 से कम, 10 से कम, एक तो हो जाएगा 10 से कम, उसके बाद सर 20 से कम, ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे तो 30 से कम, 30 से कम, उसके बाद आप लोग देखोगे तो सर 40 से कम, ठीक है, और उसके बाद देखोगे तो सर 50 से कम, 50 से कम। 10 से कम CF जोड़ना, 10 से कम क्या है, 10 से कम तो सिर्फ 5 है सर, 20 से कम 5 और 8 13 है सर, 30 से कम तो 5 और 8 13, 13 और 10 23, तो यहाँ 23 कर दो, ठीक है। इसमें 12 और जोड़ दीजिए 35, और लास्ट में कितना 15 जोड़ दीजिए 50, ठीक है। कितना हो गया ये 5 13 23 35 50। अब बात करते हैं और अधिक संचयी बारंबारता, ठीक है, और इधर लिख लेते हैं और अधिक, ठीक है, और अधिक में ये लिख दिया, ठीक है, और अधिक CF, और अधिक CF में डायग्राम बना ले, बिल्कुल सर ये डायग्राम बना लिया, ठीक है, ये डायग्राम बना लिया, यहाँ लिख दिया मैंने और अधिक, ये लिख दिया और अधिक, ठीक है, और अधिक, और इसमें लिख लेते हैं अपन CF। और अधिक में कैसे, 0 और अधिक, स्टार्ट करते हैं यहाँ से, 0 और अधिक, 0 और अधिक में देखो, 0 और अधिक, ये 0 और अधिक में सब आ गए, सब के सब जोड़ दो तो सर वो तो 50 होंगे, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, 10 और अधिक, 10 और अधिक में देखना, 10 और अधिक में 5 कम कर लो 45 हो जाएंगे, ठीक है। 20 और अधिक देखना, ठीक है, 20 और अधिक देखना, 20 और अधिक के अंदर देखेंगे तो 20 और अधिक इससे इधर उधर देखना, तो ये कितना हो जाएगा सर 37 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद में आप लोग देखोगे 30 और अधिक की बात करते हैं, 30 और अधिक, 30 और अधिक में देखते हैं, 30 और अधिक में ये इधर वाला हो जाएगा 27, ठीक है। लास्ट में 40 और अधिक, 40 और अधिक, ठीक है, 40 और अधिक, 40 और अधिक के अंदर देखोगे तो 40 और अधिक में कितना हो जाएगा सर 15 हो जाएगा, 40 और अधिक के अंदर देखते हैं तो कितना हो जाता है सर 15 हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है, ओके। तो ये हमने से कम और ये अधिक आप लोगों ने देखा, तो एक चीज़ नोट की होगी सर, से कम संचयी बारंबारता है वो ऐसे ही बढ़ते क्रम में है, और ये क्या है घटते क्रम में, ठीक है, यानी आरोही और अवरोही। तो आप नोट बना के लिख सकते हैं से कम, ठीक है, से कम
संचयी बारंबारता से कम संचयी बारंबारता से कम संचयी बारंबारता आरोही क्रम में तथा और अधिक संचयी बारंबारता और अधिक, ठीक है, और अधिक संचयी बारंबारता और अधिक संचयी बारंबारता अवरोही क्रम में होती है, अवरोही क्रम में होती है, ठीक है, और अधिक संचयी बारंबारता इसमें होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा संचयी मतलब वो आंकड़े जो होते हैं उसका जो बेसिक पोर्शंस है वो हमने आज पूरा किया है। तो पहले तो मैं फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, क्या ध्यान में रखना है। तो ये जो आप लोगों को 15 स्लाइड हैं उसमें सबसे पहली बात करें आप लोग तो आंकड़े आते हैं। आंकड़े लिखा हो, प्रेक्षण हो, समंक हो, विचर हो, डाटा हो, सब एक ही होता है। प्राथमिक और द्वितीयक होते हैं, उसमें भी प्राथमिक आंकड़े खुद कलेक्ट किए जाते हैं, प्रश्नावली भरवाकर, अनुसूचियाँ भरवाकर विशेषज्ञों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं और अधिक विश्वसनीय भी होते हैं। ऐसे आंकड़े जो व्यक्ति द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं, नहीं किए जाते हैं, ठीक है, द्वितीय आंकड़े नहीं किए जाते हैं। उसके बाद में ये आंकड़े प्रकाशित स्रोत या प्रकाशित स्रोत से भी कलेक्ट किए जाते हैं, ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, इस तरह से प्रश्न भी पूछा जा सकता है। उसके बाद दूसरा शब्द है पराश या रेंज। पराश गुणांक क्या होता है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस से, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे बड़ा माइनस सबसे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये भी ध्यान रखना। टेली मार्क्स क्या होता है ये भी ध्यान रखना। उसके बाद बारंबारता बंटन क्या होता है, किस तरह से उसको लिखते हैं ये भी देखो। वर्ग नहीं बनते इसमें वर्ग बनते हैं तो कैसे लिखते हैं उसमें भी ध्यान रखना। अपवर्जी होता है ये, ठीक है। अपवर्जी में केंद्रीय बहुल कहते हुए अपवर्जी को में बदला जाता है समावेशी को। उसके बाद में संचयी बारंबारता असतत के लिए और सतत के लिए ये हम लोगों ने लिखा था, ठीक है। इसी के साथ में ये जो आपका बारंबारता बंटन का था, आंकड़ों का प्रबंधन था, बारंबारता क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वो सब बेसिक चीज़ें हम इस लेक्चर्स में देखे थे। इसी के साथ में थैंक यू सो मच।